Hello guys, what is up? Welcome to Study Hub Live क्लास 12th। हमने पूरा ADAS का यूनिट वन शॉट में देखा। आज बारी है एक नए यूनिट के नए चैप्टर की। चैप्टर का नाम है मनी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरी चैप्टर है और वन शॉट इसका देखते हैं। जितने क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ देखने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, कॉपियां निकाल लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं मनी के साथ। तो हम देखते हैं बेटा, देखो अपने शॉर्ट नोट्स कॉपी में बनाते चलना। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर है, काफी 5 से 7 नंबर की वेटेज कैरी करेगा। तो सर मनी क्या होता है? ठीक है, मैं एक एक करके बात करूंगा। देखो सर, मनी इज अ थिंग। मनी एक चीज है विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड। बेटा पहला फीचर तो यही बन गया, इस वर्ड पे मैंने डब्बा लगा दिया, इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड। बेटा मैं आपको ना ये लगा लो, मेरे पास एक नोट है, मैं आपको ये 100 रुपीज का नोट देता हूं, आप ले लोगे? सब कह रहे हैं हाँ हाँ ले लेंगे, क्योंकि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो और आप मुझे दोगे, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड। हम दोनों म्यूचुअली इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला फीचर तो मनी का यही है। मैं आपको पाकिस्तान का नोट ला कर दूं, आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, तो वो मनी भी नहीं है इंडिया के अंदर। ओके, एंड एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी एक्सचेंज होता है, सेल या परचेज का, कोई भी सेल परचेज का एक्सचेंज होता है, तो इस एक्सचेंज में कौन काम आता है? सर मनी काम आता है। ओके, समझ आया? तो ये था आपकी मनी की डेफिनेशन। फटाफट कॉपी में नोट्स बनाते चलना। इसके अगर मैं फीचर्स की बात करूं सर, तो पहला फीचर है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, देखो इसके लिए वो है कि जो मनी है इसको हम स्टोरेज में भी ला सकते हैं, इसको मनी को हम स्टोर भी कर सकते हैं। सपोज करो ये आप हो, आपके घर की अलमीरा है, इसके अंदर एक लॉकर है, इस लॉकर में आपके पापा पैसे रखते हैं। आपके पापा चाहे आज खोले, कल खोले, परसों खोले, वो पैसा वही मिलेगा। तो मनी कभी खराब नहीं होता। मनी की एक स्टोर वैल्यू होती है, उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। फटाफट थम्स अप कर दो अगर समझ आया तो, बहुत बढ़िया। अगला मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज यही मैंने आपको बताया कि इन एनी एक्सचेंज साइकिल, सेल हो या परचेस हो, मनी एक एक्टिव रोल प्ले करता है। देखो आप मेरे से कहोगे सर ये स्टाइलस अपना दे दो, मैं दे भी दूंगा, बट एक बात बताओ, मैं अपना स्टाइलस दे तो दूं, मुझे बदले में क्या मिलेगा? तो मैं आपसे कुछ इसकी वैल्यू चार्ज करूंगा, मुझे 10 दो, 20 दो, 500 दो, वैसे 500 का है, मुझे 400 दो। तो बेसिकली मैं आपसे कुछ वैल्यू चार्ज करूंगा, तो कहीं ना कहीं एक मीडियम होगा ये एक्सचेंज के लिए, जिससे हम एक्सचेंज कर सकते हो। आप मार्केट में जाते हो, भैया गोलगप्पे कितने के दिए? 30 के मैडम। मतलब हर चीज की एक वैल्यू होती है, तभी एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। गॉट इट? तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। अगला स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर। ये फ्यूचर पेमेंट्स का स्टैंडर्ड सेट करता है। सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं कि जैसे अब मेरे को अपना घर बनवाना है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है, ये मेरा घर है, ये मुझे बनवाना है एक मिस्त्री से। मैं बोला कि आप मेरा घर बनाओ, मैं आपको 5 गाय दूंगा, 5 गाय। और वो जो 5 गाय थी उसमें से एक गाय नहीं रही, ठीक है, तो ये गाय 4 गाय हो गई। अब मैं उसे 4 गाय दूंगा। मतलब बेटा भी देख रही हो, कुछ भी फ्यूचर पेमेंट का स्टैंडर्ड ही सेट नहीं है। 5 की 6 गाय हो गई तो 6 ले जा भाई, 4 हो गई तो 4 ले जा भाई। मतलब कोई भी नो फिक्स स्टैंडर्ड, कोई भी स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है। देयर इज नो स्टैंडर्ड फिक्स फॉर फ्यूचर पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट के लिए कोई भी स्टैंडर्ड आपका फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से हम मनी को ट्रीट नहीं करते अच्छा, कि मनी को सॉरी हम कमोडिटीज को ट्रीट नहीं करते अच्छा, हम मनी को ही मानते हैं। भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा घर बनाने के, अब चाहे मेरा नोट फट जाए या फिर खुद मैं फट जाऊं,
ठीक है, पैसा तो 1 लाख रुपए ही देना पड़ेगा, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू। ठीक है, तो मनी एक्ट करता है एज अ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। ओके, अगला मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब सिंपल अगर वर्ड्स में बोलूं तो हर चीज की वैल्यू असर्टेन होती है। सपोज करो मेरे को क्या बेचना है, मेरे को अपनी बाइक स्कूटी बेचनी है, तो मैं उसकी वैल्यू सेट कर सकता हूं कि भाई मुझे स्कूटी के 50,000 रुपीज चाहिए तुमसे। ठीक है, मैं ये थोड़ी कहूंगा एक स्कूटी मैं दे रहा हूं, तुम बदले में मुझे 4 गाय दे दो अपनी, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसकी हम एक वैल्यू सेट कर पा रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसे हम बोलते हैं मेजर ऑफ वैल्यू, कि हम इसको एक मेजर कर सकते हैं कुछ वैल्यू में, कुछ क्वांटिटी में। फटाफट समझ आया? जोरदार तालियां बजा के बोलना आपको यस सर। बताओ पूरा समझ आया नहीं आया? स्क्रीनशॉट ले लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बताओ भाई फटाफट, आगे चलते हैं बेटा। अगला सिस्टम है बार्टर सिस्टम। ठीक है जब मनी नहीं था तो एक सिस्टम होता था, आजकल हमारी इकोनॉमी मनी इकोनॉमी है, उससे पहले हमारी इकोनॉमी होती थी सीसी इकोनॉमी। सीसी मतलब कमोडिटी, कमोडिटी इकोनॉमी, इसको मैं लिख भी देता हूं, कमोडिटी, कमोडिटी इकोनॉमी। सीधा साधा भाषा में अगर मैं बात करूं कि जूते दो पैसा लो नहीं, जूते दो ये सामान लो, मतलब दो कमोडिटी। एक गाना हमने देखा था जूते दो पैसा लो, वो मनी इकोनॉमी थी, कमोडिटी इकोनॉमी नहीं थी। बट ये तो वही बात होगी, आप जूते दो मैं आपको चेयर दूंगा, चेयर, आप जूते दो मैं चेयर उठा के आपको दूंगा, तो ये हमारी क्या हो गई, कमोडिटी इकोनॉमी हो गई आपकी। ठीक है, तो इसकी अब ड्रॉबैक्स, सर इसके ड्रॉबैक वाली डेफिनेशन, बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, मतलब माल दिया जाता है माल के बदले, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इन अ सीसी इकोनॉमी, सीसी इकोनॉमी के अंदर। बताओ समझ आया? ड्रॉबैक्स देखना बेटा, पहला लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है, इस पे स्टार लगा लो, काफी बार पेपर में इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है, समझना। ये चिंकी है, ये मिंकी है, इसे चाहिए क्या, नीड, इसे राइस चाहिए, इसे मिल्क चाहिए, मिल्क। ठीक है भाई, अब इनकी हैव पोजीशन, इनके पास है क्या, आप ये फ्लो चार्ट भी बना सकते हो पेपर में। बेटा इसके पास मिल्क है इसके पास राइस है, तो कोई दिमाग वाला बताएगा, स्पेशली लड़के और लड़कियां, कि कौन किसको क्या दे। तो तुम गए सर चिंकी ये राइस दे देगी, मतलब मिंकी इसको राइस दे देगी, चिंकी इसको मिल्क दे देगी। समझ रहे हो बात को? चिंकी इसको राइस दे देगी, मिल्क दे देगी, और चिंकी को राइस इससे मिल जाएंगे। इस पूरे फंडा को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस बोलते हैं कि दो साइड पे कोइंसिडेंस चल रहा है, कि मुझे जो चाहिए बेटा आपके नंबर वो मुझे दे दो, आपको क्या चाहिए अच्छा कंटेंट मैं आपको दे देता हूं। तो ये भी क्या है, डबल कोइंसिडेंस, कि जो इसको चाहिए वो ये दे रही है और जो इसको चाहिए वो ये दे रहा है। ठीक है, ये एक म्यूचुअल दोनों में कोइंसिडेंस बन रहा है। अब बेटा अगर देखो, ये सच बताना यार, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वापस आओ, क्या ये होना पॉसिबल है इतना ज्यादा? तुम कहोगे नहीं इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है ये होना। क्यों बेटा ये होना पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अब ये चिंकी अपनी मिंकी को कैसे ढूंढेगी? तो बार्टर सिस्टम में यही दिक्कत आती है, ये डबल कोइंसिडेंस होना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट दैट अ पर्सन पोजेस दैट थिंग द अदर पर्सन नीड्स। आप समझ लो मेरी वर्ड्स लाइंस को, इट इज डिफिकल्ट दैट अ पर्सन पोजेस सच थिंग्स विच अदर पर्सन नीड, जो दूसरा पर्सन चाहता है। ठीक है, ये मुश्किल है। अगर एक बात बताओ, अगर इसमें मनी होता तो इन दोनों के बीच का किस्सा ही खत्म। ये जाती चावल की दुकान पे, राइस शॉप पे, और ये जाती मिल्क शॉप पे, दोनों के बीच का मुद्दा खत्म। ये जाती राइस शॉप पे,
ये जाती मिल्क शॉप पे पैसा देके सामान ले लेती, मुद्दा खत्म। पर बार्टर सिस्टम में बेटा ऐसा नहीं है। बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स बहुत कम होता है। अगला, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। एक बात बताओ, यहां पर इसको राइस चाहिए, वहां मिल्क चाहिए, तो तोलेंगे कैसे? जैसे मैं तो सीधा बोल सकता हूं मुझे 100 रुपए दो, मैं आपको 1 किलो राइस दूंगा। मैंने एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट कर लिया। मैं इसको तोलूंगा कैसे कि बहन तू मुझे 2 लीटर दूध दे, इसमें मुझे 1 किलो चावल दूंगी। मतलब ऐसा कुछ स्टैंडर्ड तो हर बार चेंज होगा। कोई दूध लेकर आ रहा है, कोई जूस लेकर आ रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रहा है, मतलब हर बार चेंज करना पड़ेगा। मेरी फिक्स वैल्यू नहीं है वो 1 किलो राइस की। जैसे अगर आप मेरे पास आओगे, भाई 100 रुपए किलो है, चाहे चिंकी आए, मिंकी आए, उनकी मम्मी आए, बट जब बार्टर सिस्टम में चाहे चिंकी आएगी वो जूस लेकर आएगी, अलग रेट लगेगा उसके लिए, उसकी मम्मी लेकर आएगी गेहूं लेकर आएगी, अलग रेट लगेगा। मतलब देयर इज नो कॉमन यूनिट, कोई कॉमन यूनिट नहीं है। ठीक है। अगला, लैक ऑफ फ्यूचरिस्टिक पेमेंट्स। हम फ्यूचर में पेमेंट्स नहीं कर सकते भाई, सीधी सी बात है। मैं क्या कहूंगा कि मैं तेरे को 4 गाय दूंगा, वही सेम मनी वाला, तब तक क्या पता 4 गाय बचे ही ना, तो मैं क्या दूंगा? ठीक है। तो फ्यूचर पेमेंट्स होनी मुश्किल है। एंड अगला, डिफिकल्टी ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। आज मेरे पास पैसा है, मैं उसको लॉकर में रख सकता हूं आराम से, मेरे आगे जाके 10-12 साल बाद भी खोलेंगे तो उतना ही पैसा रहेगा। बट मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास गाय है। अब गाय को लॉकर में थोड़ी रखूंगा यार, और मुझे अभी पैसों की जरूरत नहीं है। अगर मैं गाय को 12 साल बाद यूज कर सकता हूं, तब तक क्या पता गाय बचे या ना बचे। ठीक है। गाय मैंने, प्लीज कोई भी रिलीजन हर्ट मत होना, इट जस्ट फॉर अ यूनिट, आपको समझाने के लिए, बिकॉज बार्टर सिस्टम में सबसे ज्यादा काउज एंड गोट्स का यूज किया जाता था। तो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। हम कमोडिटीज को मनी की तरह यूज तो कर सकते हैं, बट स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर पेमेंट्स के लिए। फटाफट बताओ, समझ आया नहीं आया? नोट करो गाइस, शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, स्क्रीनशॉट्स लेते चलना। ले लिया आई होगा आपने स्क्रीनशॉट? चलो, टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी क्या होता है कि मनी कितने तरह के होते हैं? सबसे पहला फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है? फिएट, दैट इज इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो इंडिया लीगल हो, बेसिकली जो मनी, ये मनी हमारा, इसको हम लीगल भी बोल सकते हैं। ये लीगल होता है, ये लीगल होता है, इसे इंडिया ऑथराइज करता है गवर्नर के साइन के साथ। हाँ भाई, मेरा पैसा है, ये मेरा पैसा है। आपको पता है इंडिया 2 तरीके से इशू करती है। जितने भी कॉइन्स हैं हमारे, वो इशू करता है फिनेंस मिनिस्ट्री। फिनेंस मिनिस्ट्री जो निर्मला सीतारमन के अंडर में अभी लीड हो रहा है, फिनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। और जितने भी नोट्स हैं वो कौन इशू करता है भाई? आरबीआई, सेंट्रल बैंक, वो इशू करता है आरबीआई। सारे कॉइन्स इशू करती है फिनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये है फिएट मनी, दैट इज इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला, फिड्यूशरी मनी, दैट इज एक्सेप्टेड बाय म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट। एक बात बताओ, जब चेक होते हैं, चेक बैंक चेक जो होते हैं, क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू करा? नहीं। मैं आज आपको चेक दे रहा हूं 10,000 का, क्या पता मेरे बैंक में पैसा ही ना हो, मैं दूसरा विजय माल्या हुआ, एच के माल्या। ठीक है। तो जो हम चेक यूज करते हैं वो फिड्यूशरी मनी है। मेरा भी आप पे ट्रस्ट है कि आप मिस यूज नहीं करोगे चेक का, आपका भी मेरे पे ट्रस्ट है कि पैसा होगा, आई विल मेक योर पेमेंट। तो फिड्यूशरी मनी गवर्नमेंट इशू नहीं करती, ये म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे आपका करा जाता है इशू। गॉट इट? दिखाओ दिखाओ, थम्स अप मुझे दिख रहे हैं, तो वेरी गुड। ठीक है। फिड्यूशरी मनी म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे किया जाता है। अगला, फुल बॉडीड मनी, जिसकी कमोडिटी वैल्यू किसके इक्वल हो? क्रेडिट वैल्यू। समझना,
मेरे पास ये नोट है, हाँ आज तो मैं अपना 100 रुपए का नोट फ्लॉन्ट करके जाऊंगा पूरा पूरा। अगर मैं इसका भी महात्मा गांधी जी छुपा लेते हैं, एक बार मैंने गांधी जी छुपा लिए, इस नोट को मैं सब कुछ इरेज कर दूं, गवर्नर का साइन, गांधी जी की फोटो, तो क्या आप मुझे इसके 100 रुपए दोगे? नहीं दोगे, ठीक है। बट अगर कोई करेंसी ऐसी है, जैसे महाराजाओं के टाइम पे गोल्ड कॉइन्स यूज होते थे, उसके बनाने का खर्चा, इसके बनाने, इसकी कमोडिटी है, जो इसका मटेरियल है, इसका खर्चा, और आपके इस पे जो छपी हुई अमाउंट है 100 रुपए, वो अगर इक्वल आ जाए तो वो बन जाते हैं फुल बॉडीड मनी। सपोज राजाओं के टाइम पे सिल्वर के सिक्के, चांदी के सिक्के होते थे, अगर उस पे लिखा है 100 रुपए और वो चांदी भी 100 रुपए की है, तो उसे हम बोलेंगे फुल बॉडीड मनी। उसे फिर एज अ कमोडिटी भी यूज कर सकते हैं कि सिक्के पिघला लिए और जेवर बनवा लिए, ठीक है। तो फुल बॉडीड मनी होता है जिसकी कमोडिटी बनाने का खर्चा इज इक्वल टू जो उसका क्रेडिट वैल्यू, जो रिटर्न वैल्यू है, इंस्क्राइब्ड वैल्यू जो है, उसके जब बराबर आ जाए तो हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। और इसका जब उल्टा हो कि बनाने का खर्चा, कमोडिटी वैल्यू कम हो और क्रेडिट वैल्यू ज्यादा हो, जैसे मैंने अभी आपको 100 रुपए वाला ही बताया, इस नोट को बनाने में ना 10 से 15 का ही खर्चा आया होगा, बट लिखे 100 रुपए हैं, तो इसकी कमोडिटी वैल्यू कम है, क्रेडिट वैल्यू ज्यादा है, तो इट इज अ क्रेडिट मनी। और राजाओं के टाइम पे यूज होते थे फुल बॉडीड मनी। बताओ समझ आया नहीं आया? जोर से बोलो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट कॉपी में नोट कर लो। गॉट इट? चलो भाई आगे चलते हैं मनी सप्लाई पे। सर ये मनी सप्लाई है क्या? समझ नहीं आया। मतलब मनी सप्लाई बेटा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये आपको नेशनल इनकम में भी पढ़ाया गया है। स्टॉक कॉन्सेप्ट वो होता है जो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो, आज के दिन, पूरे साल में नहीं। जैसे आप बोर्ड के पेपर देने जाओगे तो उसी 3 घंटे में आपकी मेहनत को जज किया जाएगा, पूरे साल की मेहनत को नहीं। तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और पूरे साल की मेहनत को जब जज करेंगे तो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है जो दिखाता है स्टॉक ऑफ मनी, मतलब कितना मनी पीपल हेल्ड कर रहे हैं, पीपल इकट्ठा कर रहे हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इस पे वही नजर मारना, अगर ये कीवर्ड है ये और आपने ये कीवर्ड नहीं लिखा तो मैं तो बेटा नंबर नहीं दूंगा, ना बोर्ड वाला आपको नंबर देगा। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय पर। ओके, तो कितना मनी पीपल होल्ड कर रहे हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और सप्लायर कौन है मनी के? बेटा सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैं बता दूं, इसमें सिर्फ पीपल का मनी लिया जाएगा। मैं इस पर डब्बा भी बना देता हूं, जितना अपने बंदों के पास है, जितना पब्लिक के पास है। एक मैंने पॉइंट डाला हुआ है, मनी हेल्ड बाय सप्लायर इज नॉट अ पार्ट। सप्लायर कौन होते हैं? एक बात बताओ, आज मैं कहूंगा कि मेरे पास, सपोज करो मैं अपनी चीज दिखाऊं, ये रिमोट है एक, ठीक है, तो मेरे पास एक रिमोट है, सप्लाई मेरी एक है, बट जो ये रिमोट बेचता है क्या उसके पास एक ही होगा? उसको तो हजारों होंगे, तो उसको मनी सप्लाई में नहीं लेते। तो जितना भी सप्लायर होल्ड करते हैं उसको कभी भी मनी सप्लाई में नहीं लेते, हम सिर्फ पब्लिक का पैसा लेते हैं जो अपने अवाम के पास है, जो पॉपुलेशन के पास है। अब ये सप्लायर कौन है सर मनी के? आपने सप्लायर की तो बात की नहीं, तो बेटा सेंट्रल बैंक हमारा सप्लायर है। बताओ फटाफट एक बार मुझे कमेंट्स कर दो, हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है फटाफट। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स हमारे जितने भी, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लंच टाइम के बाद आना, ठीक है, जितने भी सारे बैंक हैं ये कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है ये। और सबसे बड़ी सप्लायर गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया फिनेंस मिनिस्ट्री भी कॉइन्स को सप्लाई करती है इंडिया में, ठीक है। तो ये 3 मेजर सप्लाई हैं, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक, 3 सप्लायर। बच्चों फटाफट तालियां बजाते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, शॉर्ट नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। गॉट इट? ओके, तो मनी सप्लाई के 4 मेजर होते हैं बेटा, जिसे हम बोलते हैं M1, M2, M3, M4। आपके तीनों सिलेबस से कट गए हैं,
सिर्फ M1 है आपके सिलेबस में, मेजर 1। इसका फॉर्मूला होता है M1 का C प्लस DD प्लस OD, जिसमें C का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, कि पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, करेंसी मतलब पैसा, पब्लिक के पास कितना पैसा है उसे बोलते हैं C। DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक के पास, CB। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट, कोई भी अदर डिपॉजिट, कोई और है डिमांड डिपॉजिट को छोड़ के। तो तीनों को जब प्लस कर देते हैं तो मेजर 1 आ जाता है। बताओ, मैं आपको डिपॉजिट्स बता देता हूं बेटा। आपको पता है मेरा ना बैंक में एक अकाउंट है। डिपॉजिट्स दो तरीके के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। बेटा नाम बता रहे डिमांड, मेरा बैंक में अकाउंट है, मुझे 500 रुपए चाहिए अभी, मेरी महिला मित्र को मुझे स्टारबक्स की कॉफी पिलानी है, मैं अभी जाऊंगा बैंक, भाई मुझे पैसा दे दे, मिल जाएगा। ये डिमांड डिपॉजिट पे ऑन डिमांड पैसा मिलता है, ऑन डिमांड। जब भी आपकी डिमांड हुई पैसा आप निकाल सकते हो, जिसे आपके सेविंग्स अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं। टर्म डिपॉजिट होता है चाहे जरूरत हो, चाहे महिला मित्र को जरूरत हो या महिला मित्र की मम्मी को जरूरत हो, ये आफ्टर फिक्स पीरियड ही निकलवा सकते हो। सपोज करो आपने एफडी सुना होगा, सब 12th क्लास में एफडी पता होगा, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। इनको चाहे आप कितने हो जाओ दिक्कत में, आप तुड़वा सकते हो, निकलवा नहीं सकते पैसा। आप जबरदस्ती तोड़ सकते हो फिक्स डिपॉजिट को, बट पैसा निकलवा नहीं सकते। तो डिमांड डिपॉजिट में ऑन डिमांड पैसा मिलता है, इनमें आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। टर्म का मतलब टाइम होता है बेटा, आफ्टर टर्म, आफ्टर अ फिक्स टर्म, आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम आपको पैसा मिलता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो भाई फटाफट। ओके, तो कुछ मेरे ब्रह्मास्त्र क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट आर कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। कंटिंजेंट फंक्शन क्या होता है बेटा, सबसे पहला मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करता है, मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करता है बेटा। सेकंड क्या बोलोगे, बोलो फटाफट, सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। लिक्विडिटी मेंटेन करता है इकोनॉमी में। लिक्विडिटी अकाउंट्स के बच्चों को पता होगा, लिक्विडिटी होता है खुला खर्चा करना, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसों की कमी ना हो। मैं लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, लिक्विडिटी मेंटेन करना, ये आपके कंटिंजेंट फंक्शंस में आ सकते हैं। तीन मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, आप इसको पीवाईपी बोल लो या नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन बोल लो, एनवाईपी बोल लो, एक ही बात है। तीन फंक्शंस कौन से होते हैं, पहला प्रिकॉशनरी फंक्शन, अगला ट्रांजैक्शनरी पर्पस, ट्रांजैक्शनरी, और अगला स्पेक्यूलेटिव। बेटा इसका मतलब, प्रिकॉशनरी का मतलब क्या होता है, एज अ प्रिकॉशन। एक बात बताओ, आपके मम्मी पापा करते हैं कि आप स्कूल जा रहे हो, ले बेटा ये 20 रुपए ना जेब में रख ले। मेरी मम्मी तो काफी करती है, कभी कहाँ जरूरत पड़ जाए, कभी आप फंस जाओ कहीं, किडनैप हो जाओ कहीं, तो 20 रुपए की जरूरत कहां पड़ जाए, कहीं भी कह सकते हैं हम। तो एज अ प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है, प्रिकॉशनरी मोटिव एज अ प्रिकॉशन हम मनी को यूज करते हैं। ट्रांजैक्शनरी मोटिव फॉर ट्रांजैक्शन, सेल एंड परचेज के लिए। और स्पेक्यूलेटिव, आपके पापा करते होंगे ना भाई, कि भाई ट्रेडिंग में थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है, ट्रेडिंग में डाल देते हैं, फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं, पैसा बढ़ता रहेगा। और जो पैसा आप तिजोरी में रख रहे हो, बेटा रात को मैं आ रहा हूं, आप तिजोरी खोल कर रखना बस। तो जो पैसा आप फ्यूचर के लिए रखते हो तिजोरी में, बैंक अकाउंट में, उसे बोलते हैं प्रिकॉशनरी। आप कोई फ्यूचर सिचुएशन के लिए रखते हो, कोई भी कुछ बीमार ना हो जाए, कोई एजुकेशन का खर्चा ना आ जाए, तो एज अ प्रिकॉशन आप मनी को यूज कर सकते हो। बोर्ड का काफी बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ये तीनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए।
व्हाट इज क्रेडिट मनी? मैंने अभी बताया, जिसकी कमोडिटी वैल्यू कम हो, क्रेडिट वैल्यू ज्यादा हो। कितने टाइप का होता है? आप कितने भी टाइप का बोल सकते हो। लोन्स या फिर बिल रिसीवेबल, बिल्स होते हैं ना सारे, बिल्स रिसीवेबल या पेबल। और आप कह सकते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे क्या आ जाते हैं? फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट मनी। अब बेटा मैंने तो आपको सब कुछ पढ़ा दिया, मुझे कैसे पता लगेगा आपको आता है? तो मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करो। और नीचे आपको एक मेल आईडी दी गई है support@studyofeducation.in, इस पे मुझे आंसर मेल करो। आप वीडियो के बाद तो चले जाओगे नोरा फतेही को देखने, मैं मेल बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आऊंगा आपके डाउट्स और आंसर्स चेक करने। ठीक है, तो ये मेल आईडी पे फटाफट इसको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इस मेल आईडी पे अपने आंसर्स भेज देना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो गाइस आज का लेक्चर धमाकेदार लेक्चर था, बहुत मजा आया पढ़ाने में और आई होप मजा आपको भी आया होगा पढ़ने में। अब थोड़ा सा मजा जो आया उसके लिए एक फर्ज तो आपका बनता है, एक लाइक और सब्सक्राइब, ताकि हम मोटिवेटेड रहें ऐसे अमेजिंग क्लासेस लेक्चर्स आपके लिए लाने में, ताकि आप भी पढ़ो, हम भी बढ़े, सब मिलके पढ़ेंगे पढ़ाएंगे एंड ये सिलसिला जारी रहेगा। तो एक कमेंट करना सारे अपने डाउट्स, ताकि अगर कोई डाउट्स हो मैं आपके ले सकूं डाउट्स। अगर आप दिल्ली में रहते हो और हमसे लाइव ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो मजे के साथ, तो मेरी टीम का नंबर आपको दे दिया जाएगा, आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कुछ भी करके उनसे बात करो। अगर कोई भी सीट वेकेंट होती है हमारे दिल्ली के सेंटर्स में तो हम आपको एलोकेट करेंगे, और अगर कहीं और से बिलोंग करते हो तो आप आ सकते हो सीधा गूगल प्ले या ऐप स्टोर पे हमारी ऐप स्टडी हब एजुकेशन को डाउनलोड करने, ताकि आप भी सेम ऑफलाइन वाला मजा हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के साथ ले सको। बट चलो कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपसे मिलते रहेंगे यूट्यूब पे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ। तो आई होप आपको आज समझ आया हो। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।